नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बजट स्पेशल। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024-25 का बजट संसद में पेश कर दिया है और इसके कई आयाम हैं, कई पहलू हैं। देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने वाला बजट बताया जा रहा है। साथ ही गरीब किसान के कल्याण के लिए इस बजट को केंद्रित कहा जा रहा है। इसके कई मुद्दे हैं, कई पहलू हैं, उन पे हम बात करेंगे। नीति आयोग के पूर्व सीईओ और G20 के शेरपा अमिताभ कांत जी हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। अमिताभ जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। और मैं शुरुआत आपसे इस मुद्दे से करूंगा क्योंकि ये मुद्दा देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ा है। देश का बजट है, भारत का बजट है, विकसित भारत का लक्ष्य है। 8-9 प्राथमिकताएं इस बजट में देखने को मिलती हैं। इसके पीछे मूल इसकी सोच क्या है, दर्शन क्या है इस बजट के पीछे? देखिए, दर्शन ये है कि भारत अगले 30-35 वर्ष लगातार ग्रोथ करे और वो भी 8-9% की ग्रोथ करे। पर जब ये ग्रोथ होती है और हम एक विकसित भारत की तरफ चलते हैं तो उसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ाना ज़रूरी है जी। और एम्प्लॉयमेंट तब बढ़ता है जबकि हम इन्वेस्टमेंट करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में, जब हम रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में करते हैं, जब हम अर्बनाइजेशन करते हैं, जब हम नई टेक्नोलॉजी लाते हैं और नए क्षेत्रों में बढ़ावत करते हैं। तो ये जो बजट है एक बड़ा प्रोग्रेसिव और प्रैग्मेटिक बजट है। ये एक रोड मैप देता है अगले 30-35 वर्षों की ग्रोथ का। और ये बजट एक मैक्रो इकोनॉमी को कहता है कि आप ग्रोथ करिएगा पर इसके साथ साथ इन्फ्लेशन को कंट्रोल करिएगा जी। क्योंकि फिस्कल डेफिसिट इसमें 5.1% से 4.9% रखा गया है और उसके साथ साथ कहा गया है कि अगले साल इसको 4.5% पर लाएंगे और एक आगे चल के ग्लाइड पाथ होगा इसका और कम करने का। पर फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल किया गया, पर उसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर पर आपने 3.4% अपनी जीडीपी का कैपेक्स रखा है। तो मतलब भारत सरकार घर बनाएगी, सड़क बनाएगी, एनर्जी ट्रांजिशन में पैसा खर्चा करेगी, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर करेगी, इंडस्ट्रियल पार्क्स करेगी, कई चीज़ें करेगी, पर मैक्रो इकोनॉमी को कंट्रोल करेगी कि इन्फ्लेशन ना बढ़े। क्योंकि इन्फ्लेशन जब होता है तो आम साधारण व्यक्ति को वो बहुत ज़ोरों से उसका प्रभाव पड़ता है। तो ये एक बड़ा सेंसिबल, प्रैग्मेटिक और प्रोग्रेसिव बजट है। अगर मैं बात करूं वैश्विक चुनौतियों की, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे चुनौतियां हैं जिसके चलते पूरा विश्व, पहले महामारी और उसके बाद जिस प्रकार के टकराव देशों के बीच देखने को मिले हैं, रूस और यूक्रेन का युद्ध भी उसमें जिक्र कर सकते हैं। इन चुनौतियों के बीच ये जो बजट है वो किस तरह आपको सहायक लग रहा है तब जब अब हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी 3 जो बड़ी इकोनॉमी हैं उसमें भारत आए, हमने 5वां स्थान हासिल किया है, देश की अर्थव्यवस्था तेज़ी से बढ़ रही है। आप कैसे देखिए, वैश्विक चुनौतियां क्या हैं? एक तो पहली बार विश्व युद्ध, दूसरा जो विश्व युद्ध था उसके बाद एक बिग पावर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। रशिया यूक्रेन का क्राइसिस जो 3 साल से चल रहा है, मिडल ईस्ट में क्राइसिस है। दूसरा सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो है कि ग्लोबल वैल्यू चेन्स टूटी हुई हैं इस समय। आप देख रहे हैं कि सारे कंट्रीज इस समय प्रोटेक्शनिज्म की तरफ जा रहे हैं, फ्री ट्रेड से अलग हट गए। और तीसरा है कि एनर्जी ट्रांजिशन होगा और क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट एक्शन, क्लाइमेट फाइनेंस, ये सब बहुत आवश्यक है। इसके मध्य में हम लोग का बजट आया है और हम लोग का बजट ये दिखाता है कि हम एक अकेले देश हैं जो कि इस समय 8.2% पर ग्रो कर रहे हैं। हम विश्व की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है और हम अगले 3 वर्षों के अंदर विश्व की 3री सबसे बड़ी इकोनॉमी जापान और जर्मनी को ओवरटेक करके हो जाएंगे विश्व की 3री इकोनॉमी। पर हमारे देश का जो चैलेंज है, हम 3री इकोनॉमी भी हो जाए तो उस समय भारत का चैलेंज है कि हम अपनी पर कैपिटा इनकम बढ़ाएं। और भारत के प्रधानमंत्री जी ने जैसे कहा, नरेंद्र मोदी साहब ने जैसे कहा कि हम एक विकसित भारत बने 2047 तक। और अगर 2047 तक हमें विकसित भारत बनना है तो उसका जो सबसे प्रधान लक्ष्य है कि हमारी करीब 46% जनसंख्या इस समय कृषि क्षेत्र में है। कोई भी ऐसा देश नहीं है जिसकी किसी कृषि क्षेत्र में इतनी बड़ी जनसंख्या हो
1991 में चाइना की 63% थी, हमारी 61% थी। उनकी गिर के 21% आ गई है। 61% से 21%, हमारी 63% से इस समय 46% है। तो हमें वो जनसंख्या के लिए अच्छी नौकरियां बनानी ज़रूरी है जी। वो नौकरियां कहाँ से आएंगी? वो आएंगी मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र से, या वो आएंगी सर्विसेज क्षेत्र से, या वो आएंगी अर्बनाइजेशन से। इस बजट का जो सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम है वो है एम्प्लॉयमेंट का, जो कहता है कि इसमें 3-4 बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। पहला कि जो भी आदमी पहली बार नौकरी जिसको मिलेगी वो 15,000 से लेकर 1 लाख तक भी कमाए, उसमें 15,000 रुपये गवर्नमेंट उस व्यक्ति को देगी जी। और दूसरा 15,000 रुपये उस व्यक्ति को देगी और 1 साल तक के लिए ये देगी। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आप जब जो मैन्युफैक्चरिंग में जो जॉब्स होंगी उसमें EPFO का जो कमिटमेंट आता है उसको एम्प्लॉयर का भी कम होगा और एम्प्लॉय का भी कम होगा, और वो भारत सरकार उसमें भी कटौती करेगी। और तीसरा है कि जो भी एम्प्लॉयर नए व्यक्ति को नौकरी देगा उसको 2 वर्षों तक 3,000 रुपये लगातार भारत सरकार देती रहेगी। पर इसके अलावा स्किलिंग में एक नई सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम बनाई गई है और 100 ITIs को रीमॉडल किया गया है और फीमेल वर्कफोर्स को, जो कि मेरे विचार से बहुत आवश्यक है, क्योंकि फीमेल वर्कफोर्स अगर बढ़ती है और वो 50% तक जाती है तो ऑटोमेटिकली हमारे यहाँ बहुत एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। उस पर काफ़ी फोकस किया गया है। तो एम्प्लॉयमेंट पर उसके अलावा कई क्षेत्र ऐसे हैं जिन पर आप फोकस करते हैं तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। जैसे कि इस समय टूरिज़्म पे बहुत फोकस किया गया है इस बजट में, और मुझे जो लगता है कि टूरिज़्म इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस है, टूरिज़्म प्रमोशन पर फोकस है, टूरिज़्म पर काफ़ी फोकस है। और टूरिज़्म में क्या होता है कि एक नौकरी जब आप बनाते हैं तो करीब 8 या 9 इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, मल्टीप्लायर इम्पैक्ट उसका बहुत ज़्यादा है। तो इस बजट ने राइटली सो टूरिज़्म पर बड़ा फोकस किया है। और तीसरी चीज़ जो इस बजट में मैंने देखी जो सबसे आवश्यक थी वो है जो कहा गया है कि ईस्टर्न भारत पर फोकस, पूर्वोत्तर स्कीम पर, जो कि बिहार हो या उड़ीसा हो या ईस्टर्न क्षेत्र और आंध्र प्रदेश, जहाँ की ज़मीन काफ़ी अभी है और जहाँ, तो अगर ये हमारे देश के सबसे ज़्यादा पॉपुलर स्टेट्स हैं, इन पर अगर फोकस आता है तो बिहार हो, झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, उड़ीसा हो, तो इन पे ऑटोमेटिकली नई जॉब्स, क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है और जॉब्स कम है, इससे हमारे जॉब क्रिएशन बढ़ेगा। और दूसरा आंध्र प्रदेश साइड में, क्योंकि ज़मीन काफ़ी बाकी है, एक जब नया कैपिटल सिटी बनती है या एक बड़ा इरिगेशन प्रोजेक्ट आता है तो उससे एम्प्लॉयमेंट पर बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो मेरे विचार से ये टूरिज़्म हो या इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन हो या ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया हो, इससे एम्प्लॉयमेंट पर बड़ा महत्वपूर्ण। जाहिर सी बात है कि आंध्र प्रदेश और बिहार के विकास पर सरकार ने इस बजट में खासा फोकस किया है। उसके दूसरे भी अपने पहलू हो सकते हैं, लेकिन मैं उन पर नहीं जाऊंगा। बात मैं करता हूं आपसे गरीब की, क्योंकि आपने बात युवाओं की सरकार ने रोजगार को प्राथमिकता में रखा है, इसको विस्तार से और भी मैं समझूंगा। दूसरी बात महिलाओं की आपने बात की और तीसरी बात किसान की भी आपने बात की, लेकिन एक चौथी बात जो सरकार के इस बजट में एजेंडे में मुझे फोकस में दिखती है वो है गरीब, क्योंकि सरकार ने कहा है कि 4 वर्ग ऐसे, गरीब, युवा, किसान और महिला, इनका विकास कैसे हो आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, आप कैसे देखते हैं इस पहलू? देखिए, मेरे विचार से सबसे ज़रूरी है कि अगर आपकी ग्रोथ करनी है, एक तो इस तरह की ग्रोथ 9-10% एक एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ाए बिना नहीं हो सकती जी। आपको एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है और इसलिए
इस बजट में वेजिटेबल पर फोकस है, श्रिम्प फार्मिंग पर फोकस है, आपकी हॉर्टिकल्चर की नई वैरायटीज़ पर फोकस है। तो वो ये दिखाता है कि कृषि अकेले नहीं, बट कृषि के साथ साथ वेजिटेबल, हॉर्टिकल्चर, डेयरी, श्रिम्प फार्मिंग, ये सब भी आवश्यक है अगर हमको अपने फार्मर की इनकम को बढ़ाना है। जी। दूसरा, नई टेक्नोलॉजी लाना ज़रूरी है। दूसरा कि अगर आपके देश में 50% विमेन हैं, औरतें हैं, और वहाँ उनका एम्प्लॉयमेंट केवल 33% है, तो आपका देश तो अनएम्प्लॉयड रहेगा जब तक कि हम उनको एम्पावर ना करें और उनके लिए हम ऐसी स्कीम ना लाएं जिससे कि ये बढ़ के 50% तक हो। तो इस बजट में विमेंस के हॉस्टल हों या विमेन के लिए स्कीम्स हों, उस पर काफ़ी फोकस रहा है कि विमेन एम्प्लॉयमेंट बढ़े देश में। और तीसरा, युवा वर्ग के लिए जो मेरे विचार से पूरा बजट ही देखते हैं तो ये पूरा बजट एक यूथ ओरिएंटेड बजट है, और ऑब्जेक्टिव ये है कि अगर आप एमएसएमईज को फोकस करें या आप स्टार्टअप्स को फोकस करें, जैसे कि एंजल टैक्स हटाया गया है, ये सारा यूथ डायमेंशन दिया गया है इस बजट में। इंटर्नशिप को भी लेकर इसमें खासा, तो इंटर्नशिप का ये खास ऑब्जेक्टिव है कि करीब 1 करोड़ व्यक्ति, 500 बड़ी हमारी जो कंपनियां हैं 500, वहाँ पर जाकर काम करेंगी, इंटर्नशिप करेंगी, और उससे सीखने को, पढ़ने को, लिखने को बहुत कुछ मिलेगा। और आगे जो अच्छे इंटर्न्स होते हैं उनको वही कंपनीज ऑब्जर्व करती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है और मेरे विचार से ये बहुत लाभ देगा आगे चल। अमिताभ जी, आप नीति आयोग के सीईओ भी रहे और गरीबी को लेकर पिछले दिनों कुछ आंकड़े भी आए थे, उसमें भी भारत ने बहुत तेज़ी के साथ सुधार किया है। गरीबी हमारे यहाँ कम हो रही है और सरकार ने इस बजट में गरीब कल्याण संबंधी योजनाओं को फोकस में रखा है। इस पहलू को आप कैसे देखते हैं? तो 2 खास स्टडीज़ आई हैं, एक तो नीति आयोग की जो स्टडी है और दूसरा भी एक एनसीआर की स्टडी है जो दिखाती है कि भारत में गरीबी को हटाने में बहुत बड़ा काम हुआ है पिछले 10 वर्षों में, और उससे गरीबी बहुत हटी है। उसका खास कारण है कि हमारे देश में आप देखिएगा तो 35 करोड़ करीब घर बने, बिजली के कनेक्शन दिए गए, पानी की पाइप टू वाटर कनेक्शन दिए गए, और उसके अलावा हम लोगों ने सड़कें बनाई, ये बनाई, तो उससे काफ़ी गरीबी हटी है पिछले 10 वर्षों में, और इसका बहुत इम्पैक्ट हुआ है। पर जो दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ निकली है कि कृषि क्षेत्र में हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट है, 46% एम्प्लॉयमेंट है। तो कृषि क्षेत्र का जो एम्प्लॉयमेंट है उसको मैन्युफैक्चरिंग या सर्विसेज या अर्बनाइजेशन में शिफ्ट करना आवश्यक है। ये बजट अर्बनाइजेशन पर बहुत फोकस करता है, जैसे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स पर फोकस करता है, जैसे 12 इंडस्ट्रियल पार्क्स को सिटीज़ के बगल में बनाने का अप्रूवल दे दिया गया है, और कहा गया है कि 100 और ऐसे डेस्टिनेशन सिटीज़ के बगल में बनाए जाएंगे जिससे कि मैन्युफैक्चरिंग और अर्बनाइजेशन का लिंकेज हो। जब ये होगा तो आप देखिएगा कि यहाँ जॉब क्रिएशन बड़े ज़ोरों से आगे बढ़ेगा, और ये बहुत आवश्यक था। जी, जाहिर सी बात, अगर बात मैं डिजिटल तकनीक का करूँ, कौशल विकास की बात करूं और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए, ये 3 क्षेत्र और हैं जिन पे फोकस की बात बजट में कही गई है। इन तीनों को आप अर्थव्यवस्था के लिहाज से, भविष्य के लिहाज से कैसे देखते हैं? मेरा तो हमेशा विश्वास रहा है कि टेक्नोलॉजिकल लीप फ्रॉगिंग भारत को करनी ज़रूरी है, कि हम टेक्नोलॉजी को उपयोग करके अगर हमें 8-9% से अगले 30 वर्षों में ग्रो करना है जी, तो टेक्नोलॉजी के बिना तो हो नहीं सकता। और जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर भारत ने बनाया है और जिसके बारे में आज बजट में काफ़ी बात हुई और कहा गया कि एग्रीकल्चर में भी ले जाया जाएगा, वो देखिए सबके पास आधार है, सब लोग फास्ट पेमेंट करते हैं, हम दुनिया का 46% फास्ट पेमेंट भारत करता है। तो जैसे कि बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट ने कहा कि जो भारत ने सक्सेस अचीव की डिजिटाइजेशन में, वो 9 वर्षों में उसने ये किया जो कि उसको 50 साल लगते। 50 साल की प्रगति उसने 9 साल में की। यही प्रगति टेक्नोलॉजी को उपयोग करके हमें कृषि क्षेत्र में लानी है। यही टेक्नोलॉजी उपयोग करके हमको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग में लानी है। यही टेक्नोलॉजी उपयोग करके हमें क्वांटम जंप, एजुकेशन, हेल्थ, बाकी क्षेत्रों में लाना है।
और ये बजट उसकी नींव रखता है, और ये बजट दिखाता है कि टेक्नोलॉजी पर बहुत फोकस है। अब आप स्पेस टेक्नोलॉजी पर देखिएगा, आप वेंचर फंड देखिएगा 1000 करोड़ का बजट में, ये सब दिखाता है कि एक नई थिंकिंग है कि टेक्नोलॉजी को उपयोग किया जाए, उसके साथ क्वांटम जंप किया जाए। अमिताभ कांत जी, आपने रोजगार को लेकर विस्तार से हमें बताया, लेकिन स्वरोजगार की अगर मैं बात करूं, उसको लेकर भी सरकार ने मुद्रा लोन में बढ़ोतरी की है। 10 लाख तक सब्सिडी का लोन देने की बात, उसमें उसे बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया है। साथ ही अगर बात एमएसएमई सेक्टर की करूं तो उसको भी आत्मनिर्भर दृष्टि से, रोजगार की दृष्टि से काफ़ी कुछ देने का इसमें ऐलान किया गया है। इन पहलुओं को आप कैसे देखते हैं? नहीं, मैं बहुत, देखिए, कोविड के समय में एक बहुत महत्वपूर्ण स्कीम थी, क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर कोविड फॉर एमएसएमई। एमएसएमई में उस क्रेडिट गारंटी स्कीम को उपयोग करके बैंक से लोन लिया और रीपेमेंट किया, और उसमें डिफ़ॉल्ट बहुत कम रहा, 5 या 6% रहा। सबने उसको उपयोग किया और एमएसएमई उसकी वजह से बच गया हमारे देश में। उसी स्कीम को अब बढ़ाया गया है क्रेडिट गारंटी स्कीम करके, और कोई भी एमएसएमई 100 करोड़ तक क्रेडिट गारंटी ले सकता है, और बैंक से लोन लेके अगर वो ना रीपे कर पाएगा तो बैंक की क्रेडिट गारंटी हो, गवर्नमेंट की गारंटी को उपयोग करके उसका रीपेमेंट किया जाएगा। तो ये सीजीटी जो कहते हैं, क्रेडिट गारंटी स्कीम, भारत सरकार की अब मशीन्स के लिए, उनके इक्विपमेंट के लिए, उनके वर्किंग लोन के लिए भी दी जाएगी। उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा एमएसएमई क्षेत्र को। जी, उच्च शिक्षा की बात मैं करूं, क्योंकि उच्च शिक्षा का जो मुद्दा है, महंगी शिक्षा, एक बड़ा मुद्दा आम आदमी को खलता है। इसको भी सरकार ने बजट के जरिए सॉल्व करने की, समाधान करने की, कुछ राहत देने की कोशिश की है। उच्च शिक्षा की जब हम बात करते हैं और बजट की बात करते हैं, तो इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि 10 लाख तक की इसमें भी छूट के साथ राहत देने की बात है। नहीं, बहुत बड़ी चीज़ की है। पहले तो ये बताना आवश्यक है कि एजुकेशन का बजट काफ़ी बड़ा है जी। दूसरा कि इसमें जो छूट दी गई है एजुकेशन लोन के लिए, कि अगर कोई भी बच्चा हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहता है, अब हम विदेश जाते हैं तो हमें एजुकेशन लोन मिलता है, पर डोमेस्टिक एजुकेशन के लिए लोन नहीं मिलता था। अब वो डोमेस्टिक लोन हम उपयोग करके हायर एजुकेशन कर पाएंगे और किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जा पाएंगे, और ये गवर्नमेंट ने बहुत ही बढ़िया एक अच्छा प्रपोजल निकाला है। जी, और डिफेंस सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो बजट को लेकर भी कुछ सवालात हैं, लेकिन आत्मनिर्भरता का जो मुद्दा है बजट के सेक्टर में, हालांकि जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने कहा है कि अगर टोटल बजट की बात की जाए तो करीब 12% के आसपास बजट है। इस पहलू को आप कैसे देखते हैं, तब जब पाकिस्तान और चीन की तरफ से तमाम तरह की चुनौतियां रहती हैं? बजट डिफेंस का बड़ा है, काफ़ी बड़ा है, और हर इंडिविजुअल सेक्टर का मेंशन नहीं है बजट स्पीच में, पर बजट को की जब फाइन प्रिंट देखते हैं तो डिफेंस का बजट बहुत बड़ा है। पर डिफेंस के बजट का जो सबसे महत्वपूर्ण काम है वो है आत्मनिर्भरता और मेक इन इंडिया प्रोग्राम डिफेंस के क्षेत्र में। डिफेंस की जो चैलेंज था कि हम लोग सारी चीज़ें इंपोर्ट करते चले आ रहे थे, और अब आईडेक्स प्रोग्राम हो या मेक इन इंडिया प्रोग्राम हो, डिफेंस एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ कि हमारे डिफेंस मैन्युफैक्चरर न केवल मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, पर इनका एक्सपोर्ट बहुत ज़ोरों से बढ़ा है, और हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ते चले जा रहे हैं डिफेंस के। तो डिफेंस में हमने आत्मनिर्भरता बहुत ली है, और हम एक मेक इन इंडिया पावर बन रहे हैं डिफेंस में। जी, अगर रिसर्च की बात की जाए, इनोवेशंस की बात की जाए, उसको लेकर भी अलग प्रावधान इस बजट में किए गए हैं, खासा फोकस बजट में रखा गया तो है। बजट में देखिए एक बहुत बड़ी स्कीम है 1 लाख करोड़ रुपए की रिसर्च एंड डेवलपमेंट। उसके पीछे ये कारण था कि हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है वो डिफेंस में बहुत कम स्पेंड करता है, 0.7% करता है, जबकि बाकी देशों में 2.5 से 3% रिसर्च में। अगर आपको बहुत बड़ा पावर बनना है इनोवेशन का, तो रिसर्च और इनोवेशन में पैसा लगाना ज़रूरी है। भारत सरकार ने कहा कि वो 1 लाख करोड़ रुपए तक का इंटरेस्ट फ्री लोन देगा, और इसको उपयोग करके प्राइवेट सेक्टर भी उसको मैच करे और प्राइवेट सेक्टर के साथ मिल के हम इसको बढ़ाएं। तो ये उसकी जो रूपरेखा है वो आगे बन के निकलेगी, उस पर काम किया जा रहा है। 1 लाख करोड़ जब R&D में लगता है तो भारत में काफ़ी
इनोवेशन बढ़ेगा। जी। और ये इनोवेशन डीप टेक के लिए आवश्यक है, ये इनोवेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए आवश्यक है। पर भारत ने इसके अलावा कई और चीज़ें की हैं, जैसे कि एक मिशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 10,000 करोड़ का, एक मिशन फॉर क्वांटम कंप्यूटिंग निकाला, एक मिशन ग्रीन हाइड्रोजन के लिए निकाला, और ये चौथा ये 1 लाख करोड़। तो ये सारी चीज़ें जब, और सेमीकंडक्टर का 76,000 करोड़ का एक सेमीकंडक्टर का सेपरेट PLI स्कीम है, जिसमें हम काफ़ी आगे गए हैं। और इन सब चीज़ों को मिलाकर अगर आप देखते हैं, जब ये सब चीज़ें कंबाइन करते हैं प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव के साथ, तो मैन्युफैक्चरिंग, इनोवेशन, रिसर्च, इन सब पर बहुत फोकस रहा है। जी, अगर बात मैं एनर्जी की करूं, एनर्जी सेक्टर की बात की जाए, तो खास तौर से सरकार ने सूर्य घर योजना के जरिए, यानी सोलर एनर्जी के जरिए मुफ्त बिजली की बात कही है बजट में। और साथ ही अगर बात मैं करूं छोटे परमाणु रिएक्टर्स की बात की जाए, संयंत्रों की बात की जाए, उसके जरिए बिजली का उत्पादन, बिजली सस्ती लोगों को मिले, वो एक लक्ष्य सरकार का रहा है। एनर्जी हमारी बढ़े, क्योंकि जिस तरह से खपत बढ़ रही है उसकी आवश्यकता भी है। एनर्जी के सेक्टर क्षेत्र को आप कैसे देखते हैं बजट के संदर्भ में? देखिए, ग्रीन ट्रांजिशन आवश्यक है। क्लाइमेट एक्शन की वजह से ग्रीन ट्रांजिशन अगर हम नहीं करें, जिस तरह से हमने डिजिटल ट्रांजिशन किया है, उससे ज़्यादा ज़ोर से हमें ग्रीन ट्रांजिशन आवश्यक है। क्योंकि 2026 के बाद यूरोप का बॉर्डर टैक्स आएगा, अमेरिका अपने टैक्सेस लगाएगा, तो ग्रीन प्रोडक्शन करना आवश्यक है। पर ग्रीन प्रोडक्शन करने के लिए ये कोई आसान काम नहीं है, इसलिए हमें कई चीज़ों में, जैसे हमने 2,200 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी की, और रेट रिन्यूएबल एनर्जी का गिरा के 22 और 24 रुपये से करके 2 रुपये तक ले आया। 200 गीगावाट कोई देश नहीं कर पाया, कोई G20 कंट्री नहीं कर पाया। अब हमारा लक्ष्य, प्रधानमंत्री जी ने जो कहा कि हम 2047 तक एनर्जी, अभी हम 160 बिलियन की इंपोर्ट करते हैं, हम 2047 तक इंपोर्ट करने के बदले हम क्लीन एनर्जी के एक्सपोर्टर बने। इसका मतलब है कि हम करीब, ये सारी बिजली जो आप देख रहे हैं, बिजली करीब एनर्जी का 20% होती है। 80% वो एनर्जी होती है जो कि हम स्टील में, सीमेंट में, हम लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में, रिफाइनरी में, फर्टिलाइज़र में उपयोग करते हैं, 80%। तो वो सारा हम इंपोर्ट करते हैं एनर्जी, गैस, LNG, ये सब। तो हमारा जो लक्ष्य है कि हम ग्रीन हाइड्रोजन को उपयोग करके, ये रिन्यूएबल एनर्जी को उपयोग करके ग्रीन हाइड्रोजन बनाएं। और इसके अलावा पंप स्टोरेज की बात की गई है कि पंप स्टोरेज एक नई टेक्नोलॉजी है जिसको हम उपयोग करके ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करें और एनर्जी स्टोरेज करें 24 घंटे। तो हर हफ्ते 24 घंटे हम स्टोर कर पाएंगे। और दूसरा, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर नई टेक्नोलॉजी है जिससे छोटे न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनते हैं, और वो आप कहीं भी लगा सकते हैं। बड़े न्यूक्लियर रिएक्टर्स में बड़ा टाइम ओवररन होता है, कॉस्ट ओवररन होता है, पर ये स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर आगे चल के यही फ्यूचर है, और इस पर पूरा फोकस है। जी, अगर मैं इनकम टैक्स स्लैब की बात करूं, तो जो नई इनकम टैक्स व्यवस्था है हमारी, उसमें सरकार ने राहत दी है अलग अलग उसके स्लैब्स के तहत, और जो ओल्ड हमारी स्कीम है उसको वैसा रखा है। आप इस बदलाव को कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो लोग उसको सिंपल पा रहे हैं, इजी पा रहे हैं, तभी 75-76% जो लोग अप्लाई कर रहे हैं नई स्कीम में अप्लाई कर रहे हैं, तो लोगों को फ़ायदा है। लोग उसको सिंपल चाह रहे हैं, लोग इजी चाह रहे हैं, और 2 वर्षों के अंदर मेरे ख्याल से सारी के सारे लोग नई स्कीम में ही अप्लाई करेंगे। तो ये एक फ़ायदा है। दूसरा, जो नए टैक्स स्लैब दिए गए हैं, इससे मिडिल क्लास को फ़ायदा होगा, करीब 17,500 का फ़ायदा होगा। तो ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छी हैं। एक अमिताभ कांत जी, आम आदमी के लिए सवाल मैं पूछना चाहूँगा महंगाई का, और महंगाई दर को लेकर भी सरकार ने बजट में कहा है उसको नियंत्रण में रखने की बात सरकार ने कही है कि सरकार ने पहले भी कोशिशें की और आगे भी सरकार कोशिश रहेगी ताकि आम आदमी को राहत मिले। इस पहलू को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि अक्सर महंगाई को लेकर सवाल उठता है? नहीं, देखिए, महंगाई, इन्फ्लेशन जो है वो 2 कारणों से होता है जी। एक तो मॉनेटरी पॉलिसी और एक फिस्कल पॉलिसी। हमारे देश में मॉनेटरी पॉलिसी भी बहुत अच्छी चल रही है और फिस्कल पॉलिसी भी बहुत अच्छी चल रही है, और इसकी वजह से इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया गया है। हमारे देश में इस समय सबसे कम इन्फ्लेशन है, तो ग्रोथ 8.2% है। बैंक्स और कॉर्पोरेट बैलेंस शीट्स बहुत अच्छी हैं और इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल है। तो
दूसरा जो कोर इन्फ्लेशन जिसको कहते हैं वेजिटेबल्स और फूड्स का, इस पर फोकस ये है कि प्रोडक्शन बढ़े, प्रोडक्टिविटी बढ़े, जिससे कि इन्फ्लेशन और कम आए। तो जी, पूरा फोकस ग्रोथ और इन्फ्लेशन को कम करने में रहा है। कैंसर की दवाओं पर 3 दवाओं पर छूट दी गई है। ऐसे ऐसे छोटे स्टेप भी सरकार ने इस बजट में लिए हैं जिससे आम आदमी को स्वास्थ्य की दृष्टि से, हेल्थ की दृष्टि से फ़ायदा हो। हेल्थ सेक्टर को आप कैसे देखते हैं? देखिए, हेल्थ में बहुत काम हुआ है। एक तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स खोले गए बहुत सारे। दूसरा, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसमें करीब आप देखते हैं करीब मेरे ख्याल से 35-38 करोड़ लोगों को फ़ायदा मिला है उससे, और 50 करोड़ लोगों तक मिलेगा। और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लार्ज स्केल में एक्सपेंड करने का कोशिश है, और हेल्थ आउटकम्स बहुत आवश्यक है। और कैंसर ट्रीटमेंट और कई हेल्थ का भी बजट बढ़ा है, और हेल्थ में कैंसर की ट्रीटमेंट्स की ड्यूटी बहुत कम की गई है, क्योंकि ये एक आगे चल के बड़ा चैलेंज होगा। एक आफ्ताब जी, आखिरी सवाल आपसे और मेरा, रोटी, कपड़ा और मकान, सरकार अन्न योजना के जरिए 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को राशन भी उपलब्ध करा रही है, और मकान के लिए भी सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना जो है उसके लिए गरीब को मकान मिले, इसकी भी घोषणा की है, उसकी संख्या को बढ़ाया है, बड़ा लक्ष्य तय किया है। इस पहलू को आप कैसे देखते हैं? देखिए, गवर्नमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो इस गवर्नमेंट ने किया, इनका जो विकसित भारत का जो लक्ष्य है कि आप हर साधारण व्यक्ति को आप घर दीजिए, बिजली दीजिए, पानी दीजिए, टॉयलेट दीजिए। तो इसी पिछले 10 वर्षों में जो काम हुआ है वो घर का हुआ है, बिजली का हुआ है, पानी का हुआ है, और हर व्यक्ति को टॉयलेट्स दिए गए हैं। अब आप देखिए, करीब 35 करोड़ घर दिए गए, वो एक ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या के बराबर है। आपने करीब 13 करोड़ टॉयलेट्स दिए, वो करीब पूरी जर्मनी की जनसंख्या के बराबर है। और करीब 26 करोड़ पाइप्ड वाटर कनेक्शन दिए, जो कि पूरी ब्राज़ील की जनसंख्या से ज़्यादा है। और हमारे देश में करीब 88,000 किलोमीटर सड़कें बनी, जो कि हमारे इंडिया के सड़क डायमीटर का 5 टाइम ज़्यादा 5x है। तो इसका मतलब है कि सरकार का पूरा फोकस रहा है कि साधारण व्यक्ति, हर व्यक्ति को गरीबी के ऊपर उठाया जाए, ग्रोथ हो देश में, पर ग्रोथ का जो फ़ायदा हो वो साधारण व्यक्ति, कॉमन व्यक्ति को उसका बेनिफिट मिले। और वही इस बजट में कि ग्रोथ हो पर उसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट बढ़े, ये लक्ष्य है इस बजट का। आफ्ताब जी, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद संसद टीवी से बात करने के लिए। धन्यवाद। तो इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।